हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो यूपी जीके की ये सेकंड क्लास है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहिएगा और आखिरी तक अगर आपको सारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल ये सब रिक्वेस्ट हम एक किनारे करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने यूपी जीके की शुरुआत की। हमने ये डिस्क्राइब किया कि हम कितने चैप्टर्स में यूपी का जो सामान्य ज्ञान है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजनीतिक प्रशासन, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट, ठीक है, भौतिक संरचना एवं जलवायु। ये हमारा आज का चैप्टर है जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं ग्लोब पर इसकी स्थिति की, यानी कि इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, यानी जो लैटिट्यूडनल इसका एक्सपेंशन कितना है और लॉन्गिट्यूडनल कितना है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें इसके लैटिट्यूड की, यानी कि अक्षांश, तो अक्षांश जो है वो इसका उत्तर प्रदेश का 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 52 मिनट्स नॉर्थ टू 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी से 31 मिनट, सॉरी 31 इंच, अरे यार 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, यानी कि 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, ये इसका एक्सपेंशन है लैटिट्यूडनल। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लॉन्गिट्यूडनल की, लॉन्गिट्यूड्स की, यानी कि देशांतर। तो अगर हम इसका देशांतरी विस्तार देखें तो देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पूर्व। ठीक है, 77 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट टू 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, यानी कि 77 डिग्री 5 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व, ये आपका देशांतरीय विस्तार होगा। और इसके एक्सपेंशन के बारे में और हम चीज़ें समझते हैं, थोड़ा सा हम फैक्चुअल चीज़ों पे जोर देते हुए आगे बढ़ेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसा आपका मिस हो जिससे कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका ईस्ट से वेस्ट विस्तार कितना। अगर हम यूपी की वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जो लेंथ है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, वो कितनी है, तो वो आपकी हो जाएगी 650 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो ये आपके 650 किलोमीटर का हो जाएगा। क्लियर है ये चीज आपको। और अगर हम इसका नॉर्थ से साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण इसकी हम दूरी देखें, नॉर्थ टू साउथ, तो ये आपकी 240 किलोमीटर है। क्लियर है, ये आपको फैक्ट है, कुछ बेसिक आपको याद रखने होंगे। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एरिया अगर हम देखें तो वो है 2,40,928, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। और ये भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, जो इंडिया का टोटल एरिया है, उसका ये 7.33% है। कितना है, 7.33% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है, जो कि संख्या में अगर हम देखें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अब चूंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया वाइज कौन कौन सा स्टेट कौन से नंबर पे आता है और उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है एरिया वाइज पूरे इंडिया में, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो एरिया वाइज स्टेट,
एरिया वाइज स्टेट्स में आपका सबसे पहला आएगा राजस्थान, इसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे आता है राजस्थान, सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश, थर्ड पे आता है गुजरात और फोर्थ पे आता है उत्तर प्रदेश। ये आपकी रैंकिंग है, फर्स्ट राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड गुजरात, फोर्थ यूपी अकॉर्डिंग टू एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बाउंड्री की, इसकी सीमा की, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है हम उसके बारे में समझेंगे। इसको नोट डाउन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर हम इसकी बाउंड्री सीमा देखते हैं तो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री यानी कि उत्तरी सीमा पे कौन है, इसके उत्तर में क्या आएगा, उत्तर प्रदेश के उत्तर में आएगा नेपाल और उत्तराखंड। क्या आएगा, नेपाल और उत्तराखंड। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिमोत्तर, उत्तर पश्चिम, इसमें आपका आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ वेस्ट के बाद में अगर हम वेस्ट की बात करें यानी कि पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में क्या आएगा, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये तीन आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साउथ यानी कि दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश के पड़ेगा मध्य प्रदेश। क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा। साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में आपका आएगा छत्तीसगढ़। कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़। और साउथ ईस्ट के बाद अगला हम देखेंगे ईस्ट यानी कि पूरब, और पूरब में आपका सबसे पहले आता है बिहार और उसके बाद आएगा झारखंड। बिहार और झारखंड, ये सीमाएं उसकी किससे किससे लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री किन राज्यों से या किन देशों से लगी हुई है उसके बारे में ये कंप्लीट फैक्ट होंगे। इसके बाद हम इस बात करते हैं इसकी नेचुरल बाउंड्री की यानी कि प्राकृतिक सीमा की। नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा। तो उत्तर में इसकी नेचुरल बाउंड्री अगर हम देखें या हम देखें कि इसके उत्तर में क्या पाया जाता है तो वो है शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय। शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय की शिवालिक जो श्रेणी है वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में। और अगर हम वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ की बात करें, वेस्ट यानी कि पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण यानी कि साउथ। तो यहां पे अगर हम देखते हैं नेचुरल बाउंड्री की अगर बात करें तो ये आपका है यमुना एंड विंध्यन रेंज। यमुना एंड विंध्यन रेंज यानी कि विंध्य श्रेणी और यमुना इसकी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी सीमाएं कही जाती हैं। और इसकी अगर हम ईस्ट की बात करें यानी कि पूर्व की बात करें तो पूर्व में गंडक रिवर, गंडक नदी, ये इसकी नेचुरल बाउंड्री हो जाएगी। नेचुरल बाउंड्री के बाद हम अगर पूछे इसका क्लाइमेट के बारे में तो जो क्लाइमेट है हमारा वो सब ट्रॉपिकल मानसून है। क्लाइमेट हमारा क्या है, सब ट्रॉपिकल
मानसून। क्लियर है ये चीज? तो ये कुछ इसके बाउंड्री वगैरह के बारे में बात होगी। क्लाइमेट अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। तो अब आगे हम देखेंगे जो हमारा आज के चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भूगर्भिक संरचना। क्या देखेंगे हम? भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भूगर्भिक संरचना अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये हमारा अगला पॉइंट है आज के चैप्टर का। और इसमें हम समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और इसके बारे में जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम आपको पेंजिया, पेंथलासा, गोंडवाना लैंड, ये सारी चीजें, लारेशिया क्या होता था, कैसे जो है जो आपका कैम्ब्रियन युग में, कार्बोनिफेरस युग में कैसे प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे अलग अलग एरा में हमारे महाद्वीप अलग अलग बने। तो इसका बेसिक सा 2 लाइन में इतना बता दूं कि जितने भी महाद्वीप है ना, ये सब एक समय ऐसा था, आज से कई लाखों वर्षों पूर्व, कई करोड़ वर्षों पूर्व, कि एक ही, मतलब जैसे पूरे चारों तरफ पानी है, बीच में एक लैंड है बहुत बड़ा सा। फिर बाद में उसमें धीरे धीरे दरार आती गई और वो धीरे धीरे उसमें से अलग अलग महाद्वीप जाके अलग अलग बनते चले गए, और हमारा आज का ग्लोब जो आपको देखने को इसी प्रकार से मिलता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि गोंडवाना लैंड हमारा ओल्ड पार्ट है, उसका हिस्सा है जो भारत है। ठीक है? तो सदर्न पार्ट ऑफ यूपी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का नॉर्थ की ओर उठा हुआ भाग है। तो अगर हम बात करें सदर्न पार्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी हिस्सा है, वो क्या है? वो पेनिनसुलर इंडिया का, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का नॉर्थ की ओर उठा हुआ भाग है। ठीक, पेनिनसुलर इंडिया का जो नॉर्थ यानी जो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, उसका जैसे जो जब आप भारत का मैप देखते हैं, ठीक है, तो जैसे भारत के मैप में जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ऐसे आके आपका हो जाएगा, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही रफ फिगर बना दिया। तो जो ये हिस्सा है ना, ये आपका, ये यहाँ पे जो अफ्रीका से अलग होके वहां पहुंचा था। ठीक है, ये जो हिस्सा आपका हिमालय के ऊपर वाला है, वो आपका यूरेशिया जो प्लेट है उसका है। ठीक, ये सारी चीजें बता, ज्योग्राफी में आपको डिटेल में मिलेगी। आपको कुछ चीजें याद कर लेनी है क्योंकि ये यूपी जीके है और इससे क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं आजकल। थोड़ा सा इसका नंबर्स बढ़ रहा है, इसका रोल बढ़ रहा है एग्जाम्स में यूपी के, इसलिए आपको समझना इतना जरूरी है कि जो यूपी का ये साउथ वाला हिस्सा है, ये जो ये प्लेट है ना, ये, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं नीचे के हिस्से को। तो इसका जो सबसे ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है ना, ऊपर उत्तर होता है। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये उत्तर वाला हिस्सा है, यही उत्तर प्रदेश का साउथ वाला पार्ट है। ठीक, और ये थोड़ा सा क्या है, उठा हुआ, क्यों? क्योंकि इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडियन प्लेट जब भिड़ती है तो थोड़ा सा उठा होता है। खैर, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखिए, पेनिनसुलर इंडिया का जो यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी हिस्सा उठा हुआ है, वो उत्तर प्रदेश का क्या है? दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न पार्ट है। और ये बना कैम्ब्रियन इरा में, यानी कि कैम्ब्रियन युग में, फ्रॉम रॉक्स ऑफ विंध्यन रेंज। ठीक है, तो ये जो आपका बना है, ये कैम्ब्रियन पीरियड में, यानी कि कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, कैम्ब्रियन युग में बना है। और किससे बना है? जो विंध्यन श्रेणी है, जो विंध्यन रेंज है, उसके चट्टानों से। ठीक है, विंध्यन रेंज यानी कि विंध्य श्रेणी के चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, जो सदर्न पार्ट है यूपी का। एब्सेंस ऑफ फॉसिल्स रिमेन्स इज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ विंध्य सीक्वेंस। जो फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म होते हैं, वो विंध्यन रेंज में नहीं पाए गए हैं। ठीक है, जीवाश्म जो हैं वो विंध्यन रेंज में
विंध्यन रेंज की चट्टानों में, विंध्य श्रेणी की चट्टानों में नहीं पाएगा। ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। एब्सेंस ऑफ फॉसिल रिमेन्स इज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ विंध्य रेंज। विंध्य श्रेणी में जीवाश्म की अनुपस्थिति है या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक। और अगर हम इसके बारे में और बात करें तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन आर प्रेजेंट इन दिस श्रेणी, इन दिस सीक्वेंस या इन दिस रेंज। तो विंध्यन रेंज में देखिए, सबसे पहले देखिए जो आपके फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स के रिमेन्स वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक। क्या पाया जाता है? लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर पाया जाएगा, ठीक है। डोलोमाइट पाया जाएगा और सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। तो देखिए यहां से सीधा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो फॉसिल रिमेन्स यानी कि जीवाश्म पाए जाएंगे विंध्य रेंज में? नहीं पाए जाएंगे। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और चूना पत्थर पाया जाता है। नीस रॉक्स बिल्ट इन आद्यकल्प या प्रिमिटिव इरा इन बुंदेलखंड नोन एज बुंदेलखंड नीस, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स लाइक। चलिए समझाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड नीस, क्या है आप इसको हेडिंग डाल लीजिए इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ही, भूगर्भिक संरचना में ही, बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड नीस हम किसको कहते हैं? तो नीस रॉक्स हैं, कौन सी रॉक हैं? नीस रॉक्स, नीस चट्टाने। तो नीस रॉक्स यहां पे बनी है आद्यकल्प में। कब बनी है? आद्यकल्प में, यानी प्रिमिटिव इरा में। आद्यकल्प एक इरा है, एक समय है, उस टाइम पीरियड में नीस रॉक्स बनी, नीस चट्टाने बनी। कहां पर? बुंदेलखंड में। कहां पर बनी? बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड का जो ये एरिया है जहां नीस रॉक्स पाई जाती है, इसी को बोलते हैं बुंदेलखंड नीस। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि बुंदेलखंड नीस में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आप कहोगे नीस चट्टानें पाई जाती हैं। और जो ये नीस चट्टानें, इनका निर्माण कब हुआ, इनका फॉर्मेशन कब होता है? तो ये होता है आद्यकल्प यानी कि प्रिमिटिव इरा में। कब होता है? आद्यकल्प, दैट मीन्स प्रिमिटिव इरा। और बुंदेलखंड नीस जो है, यहाँ पे कई सारे मिनरल्स के मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, कई सारे खनिजों के मिश्रण आपको बुंदेलखंड नीस में देखने को मिलते हैं। कौन से हैं वो, ये आइए समझ लेते हैं एक बार। तो बुंदेलखंड नीस में जो पाए जा रहे हैं वो आपके हैं रेड ऑर्थोक्लेज, लाल ऑर्थोक्लेज। यहां पे क्या है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, खनिजों का मिश्रण पाया जाता है बुंदेलखंड नीस में। और किस प्रकार के खनिज, कुछ उदाहरण के लिए हम देखेंगे। तो एक आपका है लाल आर्थोकेज, लाल आर्थोक्लेज, ठीक है। लाल आर्थोक्लेज, रेड ऑर्थोक्लेज, एक मिनरल ये हो गया। एक होता है रेड क्वार्ट्ज, ठीक है, लाल सिलिका। और हॉर्न ब्लेड क्लोराइड, अगला क्या है? हॉर्न ब्लेड क्लोराइड, एटसेट्रा, इत्यादि। तो बुंदेलखंड नीस में कई सारे खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। मिनरल्स के जो है मिक्सचर्स पाए जाते हैं आपके बुंदेलखंड नीस में। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हम कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे जहां पे आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। कॉल बहुत नेसेसरी होने पे करिएगा, हमेशा हम कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। और अभी हमने जब बात कर रहे थे ना इसके बाउंड्री की, तो हमें नेचुरल बाउंड्री में बताया कि ऊपर क्या है? हिमालय की शिवालिक रेंज है, शिवालिक श्रेणी है। और उसके नीचे जो आपका पड़ता है वो क्या है? वो आपकी विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन सीरीज है, ठीक है, या विंध्यन रेंज है। तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है ना,
उसको कहते हैं प्लेन ऑफ गंगा यमुना। ठीक है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। खैर वो अभी हम इसके क्लासिफिकेशन में जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे फिजिकल डिवीजन या फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक विभाजन। इसको आप लोग थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपका लिखने का मन नहीं है, वैसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगला हमारा इसी आज के चैप्टर में हमारी अगली हेडिंग, अगला पॉइंट है भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन। भौतिक विभाजन अर्थात फिजिकल डिवीजन। तो इसको देखिए, हम पढ़ते हैं जब हमने उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है, उसके बाद का हम डिवीजन पढ़ते हैं। बट उससे पहले भी एक डिवीजन हुआ करता था जब उत्तराखंड डिवाइड नहीं हुआ था, तो उसको भी देख लेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे बिफोर सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड। कमेंट में बताइए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिफोर सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड अगर हम बात करें तो 3 डिवीजन हुआ करते थे, 3 विभाजन की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। पहली श्रेणी थी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिली एरिया ऑफ नॉर्थ। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिली एरिया ऑफ नॉर्थ, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आपका मध्य का मैदान यानी कि मिडिल प्लेन या मिड प्लेन, आप जो चाहें वो जिसमें कंफर्टेबल हो लिख सकते हैं। हिली एरिया ऑफ नॉर्थ यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद हम देखेंगे मैदान, मध्य का मैदान यानी कि मिड प्लेन या मिडिल प्लेन। और इसके बाद दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, सदर्न प्लेटू एरिया, सदर्न प्लेटू एरिया, दक्षिण का पठारी भाग। फिर क्या होता है कि जब उत्तराखंड अलग हो गया ना, ठीक है, क्या होता है उत्तराखंड जो है वो अलग हो जाता है। जब उत्तराखंड अलग होता है, आप जब मैप देखेंगे उत्तराखंड जो ऊपर पाया जाता है उत्तर प्रदेश के, जब वो अलग होता है तो जो वो हिली रीजन था ना वो एक्चुअली उत्तराखंड का ही था। अब वो उत्तराखंड अलग हो गया तो वो हिली रीजन अब हमारा नहीं रह गया। तो अब जो नया क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलते हैं। उत्तर का भाबर और तराई का क्षेत्र, भाबर एंड तराई रीजन ऑफ नॉर्थ, भाबर एंड तराई रीजन ऑफ नॉर्थ, उत्तर का भाबर और तराई का क्षेत्र। मध्य का मैदानी क्षेत्र, और थर्ड आपका होगा दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। ये चीजें आपकी, या जो ये क्लासिफिकेशन है, ये विभाजन है, ये आपको देखने को मिलेगा कब, जब उत्तराखंड अलग हो गया उसके बाद से। तो आइए चलिए हम बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर का भाबर और तराई का क्षेत्र। ठीक है, देखिए यूपी जी के है, फैक्ट पढ़ते हुए चलिए, जहाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी हम आपको बता देंगे। बहुत ज़्यादा ये ना सोचिएगा कि हम पूरा डिटेल में और टॉपिक्स को पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट करते करते ना कभी भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। और जितनी चीज़ें आपको नेसेसरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हम बता ही देते हैं। और रही बात बहुत डिटेलिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की, तो वो आपकी सबसे ज़्यादा नीड होती है यूपी पीसीएस के मेंस में।
और जब मेंस की जो हमारी पीसीएस वाली क्लासेस चलेंगी तो उसमें वो चीज़ बता दी जाएगी। अभी फिलहाल हमारा फोकस है यूपी जीके को शॉर्ट में पूरा 20 चैप्टर्स में कंप्लीट करना, और थोड़ा बहुत जो मेंस की प्रैक्टिस वगैरह है वो हम बाद में करा लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन विभाजन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर का भाभर और तराई का क्षेत्र। भाभर एंड तराई रीजन ऑफ नॉर्थ। मोस्ट नदर्न पार्ट ऑफ यूपी इज भाबर। मोस्ट नदर्न यानी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है, जो कि एक पतली पट्टी के रूप में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है उसमें सबसे ऊपरी जो एक पट्टी आएगी पतली, उसको हम बोलते हैं भाबर। ठीक है, कहां से कहां तक है? तो भाबर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? मोस्ट नदर्न पार्ट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है? भाबर। ये क्या है? एक पतली पट्टी के रूप में है। कहां से कहां तक है? तो भाबर की जो पट्टी का विस्तार है, जो एक्सपेंशन है इस पट्टी का, वो आपका सहारनपुर से कुशीनगर तक है। सहारनपुर टू कुशीनगर। सहारनपुर से कुशीनगर। सहारनपुर आपका वेस्ट में पड़ेगा और कुशीनगर आपका ईस्ट में पड़ेगा। पूर्व में कुशीनगर और पश्चिम में सहारनपुर तक, जो ये पश्चिम से पूर्व तक पूरी बेल्ट जा रही है, इसको ही हम बोलते हैं भाबर। ये उत्तर प्रदेश से सबसे ऊपर का ये हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सहारनपुर से कुशीनगर तक। अगर हम पश्चिम में बात करें तो सहारनपुर तक है, और पूर्व में बात करें तो कुशीनगर तक है। और ये जो है वो ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन है। ये क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन। अभी हम बताते हैं क्यों ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन होती है। तो अभी फिलहाल आपको ये याद करना है कि जो भाबर है वो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे उत्तरी हिस्सा या नर्दर्न पार्ट है यूपी का, जो कि सहारनपुर से कुशीनगर तक एक बेल्ट के रूप में है। और ये बेल्ट की जो चौड़ाई है, बेल्ट सहारनपुर में जो ये बेल्ट आपको देखने को मिलेगी, ये 34 किलोमीटर की बेल्ट है। सहारनपुर में इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, चौड़ाई कितनी है? वो 34 किलोमीटर है। और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जो बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पे 34 किलोमीटर है, वो धीरे 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 कुशीनगर तक जाते जाते कम होती चली जाती है। ठीक है, और ये क्या है? ये ऊबड़ खाबड़ जमीन है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जब आप देखते हो पत्थर, सॉरी, पहाड़ से जब नदी आती है, तो जब नदी कटान करती है ना, तो बहुत सारे गिट्टी, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, कई सारे कंकड़ वो पानी के साथ फ्लो होके आते हैं। और जो गिरिपाद होता है, यानी कि जो पहाड़ों का जो फुट हिल्स जिसको हम बोलते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है पहाड़ों का, जैसे ये आपका पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी ऐसे निकल रही है। तो अब जो ये नदी निकल रही है ना, तो यहाँ पे कटान कर रही है पहाड़ पे वो। ठीक है, और यहाँ से कई सारे पत्थर गिट्टी आके इस एरिया में ऐसे 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 फैले होते हैं। ठीक है, तो जो ये फैले हुए जो बेल्ट है, यही आपकी है भाबर। और ये क्या है? यहाँ पे कंकड़ पत्थर हैं, ईंटें, मतलब बड़ी बड़ी पत्थर, छोटे मोटे कंकड़, कई प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरफ जब वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है, और उत्तर की तरफ ये ऐसे पतली होती चली जाती है। ठीक है, ये आपकी हो गई भाबर। और ये कैसी जमीन हो गई? जब हम बता रहे हैं कि नदी वहां से निकल रही, इरोजन कर रही है ना, पहाड़ से जब निकल रही है, तो इरोजन में बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह आते हैं बह के, और वो पूरे फ्लो के साथ आगे तक नदी के नहीं जाते हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रह जाते हैं। फुट हिल्स जो होती है, जहाँ पे नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हो, उस समय जब ऊपर से आई, उसके बाद ना वो मैदानी क्षेत्र में जाएगी। तो मैदानी क्षेत्र में जाने से पहले जो फुट हिल्स होती है, जो गिरिपाद होते हैं पहाड़ों का, जो सबसे निचला हिस्सा होता है, वहां पे वो कंकड़ पत्थर को डिपॉजिट कर देती है, छोड़ देती है नदियां। तो इसलिए वो जमीन क्या होती है? उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, और जो तराई वाला है, ये इसके बाद हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की। तो तराई क्षेत्र को आप समझो तरी वाला, तरी मतलब गीला। ठीक है, जो क्षेत्र क्या हो? गीला हो। तो आइए इसको समझ लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया भाबर? अब हम बात करेंगे तराई।
तराई रीजन, तराई क्षेत्र, ये क्या है, जस्ट साउथ ऑफ भाभर। भाभर का ठीक दक्षिण वाली पट्टी होती है ये भी एक, और ये भी कहां से कहां तक है, तो ये सहारनपुर से कुशीनगर तक है। कहां से कहां तक है, सहारनपुर से कुशीनगर। सहारनपुर से कुशीनगर तक आपका तराई वाली जो पट्टी है, जो ठीक भाभर के नीचे, भाभर के ठीक दक्षिण में पाई जाती है, वो है आपकी तराई। और इसकी अगर हम बात करें तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे उसमें क्या था, वेस्ट की तरफ ज्यादा चौड़ी थी, पश्चिम की तरफ, किसकी बात कर रहा हूँ, भाभर की, कि पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ ज्यादा चौड़ी थी, और जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं, जब हम कुशीनगर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो घटती चली जाती है, ठीक। और वेस्ट में सहारनपुर में कितनी थी, वो 34 किलोमीटर थी भाभर में। लेकिन तराई में क्या होगा कि तराई में कुशीनगर में ज्यादा चौड़ी है और सहारनपुर में आते हुए पतली होती चली जाती है। यानी कि जब हम ईस्ट से, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ईस्ट में इसकी जो विड्थ है वो 80 से 90 किलोमीटर है। कितनी है, 80 से 90, 80 टू 90 किलोमीटर इज द विड्थ ऑफ तराई इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। बट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट वेस्टर्न पार्ट, द विड्थ ऑफ तराई तराई बेल्ट विल बी डिक्रीज व्हेन वी गो टुवर्ड्स वेस्ट। हम जब पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो जो ये डिस्टेंस है, जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी पट्टी की चौड़ाई है, वो यहाँ पे 80 से 90 किलोमीटर मिलती है, और पश्चिम की तरफ जाते जाते क्या होगी, घटती चली जाएगी। उसमें पूरब की तरफ घटती हुई है, किसमें, भाभर में, और तराई में क्या है, पश्चिम की तरफ वो घटती हुई आपको पता चलती है। क्लियर है ये चीज, यहां तक कोई डाउट होगा तो बताइएगा। और जो भाभर है ये आपकी उबड़ खाबड़ भूमि है, और ये आपकी समतल और नम है, समतल और नम भूमि, ठीक है, वेटलैंड है और समतल है, प्लेन है। क्लियर है ये चीज। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो महीन अवसादों से हुआ है, यानी कि फ्रॉम फाइन डिप्रेशन। इसके अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, निर्माण की बात करें, तो फ्रॉम या थ्रू या बाई फाइन डिप्रेशन, फ्रॉम फाइन डिप्रेशन, जो महीन अवसाद हैं उनसे तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। महीन अवसादों से तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। वर्षा अधिक होने के कारण इस एरिया में जो रेन है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, दलदल पाए जाते हैं, ठीक। एंड यहाँ का जो क्लाइमेट है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इस एरिया में साल, हल्दू, सेमल, साखू के पेड़ और लंबी घासें पाई जाती हैं। अगर यहाँ के हम ट्रीज की बात करें, ठीक है, तो लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, लंबी घासें और कुछ पेड़ पाए जाते हैं। कुछ पेड़ों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे आपका हो गया साल, ठीक है, साल हो गया, हल्दू हो गया, सेमल है, साखू है, और कुछ लंबी घास, कुछ लंबी घासें भी पाई जाती हैं। गन्ना और धान की खेती भारी मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली चीज तो याद रखिए, गन्ने की यानी शुगर केन, पता ही होगा आप लोगों को, तो गन्ने की खेती और धान की खेती यहाँ पे अच्छी होती है। उसके क्या रीजंस हैं? जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, और गन्ने की और चावल की खेती के लिए आपको पता है कि हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा हमें बारिश की नीड होती है। तो इस एरिया में बारिश भी ज्यादा होती है और मिट्टी भी उपजाऊ है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे चावल और गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा भाबर और तराई का क्षेत्र हो गया है, ठीक है। अभी इसमें खादर वगैरह भी, अभी आप लोग सोच रहे हो खादर वगैरह नहीं बताएं, तो अभी सब बताएंगे। बांगर है, खादर है, इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं।
अभी हम आपको सारी चीजें समझाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका उत्तर का भाबर और तराई का क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे मध्य का मैदानी भाग। मिड प्लेन, मिड प्लेन एरिया, मध्य का मैदानी भाग अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके भी 3 सब पार्ट्स हैं। क्या हैं? 3 सब पार्ट हैं, 3 उपभाग होंगे इस विभाजन के भी, उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इससे पहले का, कि जो मध्य का मैदानी भाग है, जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है, प्लेन एरिया है यूपी का, उसका स्लोप किस तरफ को है? जो उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है उसका झुकाव किस तरफ है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसका जो झुकाव है, जो स्लोप है यानी कि ढाल, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ढाल या स्लोप, तो इसकी जो ढाल है, स्लोप है, वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका जो है ढाल है। उत्तर प्रदेश का जो मैदान है उसका कहां से कहां तक? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। अगर आप मैप देखिए तो ऊपर आपका नॉर्थ होता है, ठीक है, जब भी आप मैप पढ़ते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण यानी कि साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट यानी कि पूर्व, और यहाँ पे वेस्ट ये पश्चिम होता है। तो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट से ढलान है साउथ ईस्ट की तरफ, यानी ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है और ये आपका साउथ ईस्ट वाला एरिया है। तो इस तरफ को झुका हुआ है ऐसे। अगर आप ढलान की बात करें तो आपका ढलान ये है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया उठा हुआ है और ये एरिया क्या है? झुका हुआ है। इसीलिए नदी आप देखते हो, गंगा यमुना जितनी नदियां वो इस तरफ को फ्लो करती है, क्योंकि इस तरफ को झुकाव है, इस तरफ को ढलान है, ढाल है, स्लोप है। तो इस वजह से ही सारी नदियां उधर जाती हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुकाव है, ढाल है या स्लोप है किसका? जो यूपी का मिड प्लेन है, जो उत्तर प्रदेश का मध्य का मैदान है। अब जो हम बात कर रहे थे इसके सब पार्ट्स की, उपभागों के बारे में हम बात कर रहे थे। 3 उपभाग हैं इसके, 3 सब पार्ट्स। तीन सब पार्ट में सबसे पहला है ऊपरी मैदान। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? ऊपरी मैदान, दूसरा मध्य और तीसरा पूर्वी। अपर प्लेन, मिड प्लेन और ईस्टर्न प्लेन, ये 3 आपके सब पार्ट हैं। अब हम आते हैं इसकी बाउंड्री पे। जो आपका मैदानी भाग है उसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें, अगर हम मैदानी भाग की सीमा की बात करें तो उसको हम यहां पर समझते हैं। इसकी वेस्टर्न बाउंड्री, यानी कि पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें, वेस्टर्न बाउंड्री यानी कि पश्चिमी सीमा, तो ये बनाती है यमुना नदी। कौन बनाता है? यमुना रिवर। यमुना नदी बना रही है सीमा, पश्चिमी सीमा इसकी। उत्तर प्रदेश का जो मिड प्लेन है या मध्य का मैदान है, मध्य का मैदानी भाग है, उसकी पश्चिमी सीमा हो गई यमुना, और पूर्वी सीमा यानी कि ईस्टर्न बाउंड्री वो हो गई गंडक। गंडक नदी मिड प्लेन की यानी मध्य के मैदानी भाग की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, और जो आपकी यमुना है वो पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। और ये जो लैंड है वो एक्सट्रीमली फर्टाइल है, यानी कि अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे ट्रेम्बलिंग सॉइल, मड और सैंड यानी कि काप मिट्टी, कीचड़ और बालू पाई जाती है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं।
ये आपका एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड यानी कि अत्यधिक उपजाऊ भूमि, अत्यधिक उपजाऊ भूमि है। मेड अप ऑफ यानी किससे मिलकर बनी है, किससे इसका निर्माण हुआ है, या इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे एक होती है कांप मिट्टी यानी कि ट्रेम्बलिंग सॉइल, कांप मिट्टी, ठीक है। ट्रेम्बलिंग सॉइल, मड एंड सैंड, ट्रेम्बलिंग सॉइल यानी कांप मिट्टी, मड एंड सैंड की बनी हुई ये लैंड है जो कि एक्सट्रीमली फर्टाइल है, अत्यधिक उपजाऊ है। और जो ये यहाँ पे ये मड सैंड और ट्रेम्बलिंग सॉइल यानी कांप मिट्टी पाई जा रही है ना, इसके आधार पर भी इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, और कंफ्यूजन भी उनको लेके होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब जिसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है, इसके दो सब पार्ट हैं, ठीक है। एक आपका बांगर है और दूसरा आपका खादर है। एक आपका क्या हो गया, बांगर, और दूसरा हो गया खादर। बांगर और खादर दो उपभाग होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। इनकी जो संरचना है, जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है मध्य का, उसकी संरचना अगर आप देखो, स्ट्रक्चर देखो, तो उसमें ट्रेम्बलिंग सॉइल यानी कि काप मिट्टी, मड और सैंड पाया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसके दो पार्ट हैं। अभी आप समझेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब हम आप इसको बांगर को समझेंगे, जब आप खादर को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले जानिए कि ये जो कांप मिट्टी है ये कहां से आती है, मड कहां से आता है, सैंड कहां से आता है, ये आप पहले समझिए, उसके बाद में आप इसको समझ पाएंगे बांगर और खादर को। तो ब्रॉट बाई रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये किसके द्वारा लाया जाता है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसको लाया गया है, इसको लाया जाता है, ठीक है। कांप मिट्टी, मड और सैंड को ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें कि किसका कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा रहा है, तो सबसे पहले आप देखते हो यमुना है, फिर घाघरा, इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे देखेंगे हम। जो मैदानी भाग है मध्य का, उसमें गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यमुना, घाघरा, गोमती, यमुना, घाघरा, गोमती, राप्ती, रामगंगा एंड गंडक, राप्ती, रामगंगा एंड गंडक एक्सेट्रा, ये कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जिनसे कि आपको ट्रेम्बलिंग सॉइल, मड और सैंड मिलता है, यानी कि कांप मिट्टी, मड और सैंड आपको प्राप्त होता है। तो अब हम समझेंगे बांगर और खादर के बारे में। थोड़ा सा हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, उस फिगर से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो ऐसे समझिए कि ये आपका पहाड़ है, ठीक है, ये रेंज है, कोई श्रेणी है, जहां से ऐसे नदी निकल रही है, ठीक है। शायद थोड़ा सा बाहर हो रहा है, मैं इधर बनाता हूँ। यहाँ से कोई नदी निकल रही है ऐसे, ये आपका नदी हो गया, ठीक है। अब इसमें ना क्या होता है, बहुत पहले की ज़मीन है, यहाँ पे एक ये मिट्टी है, ऊंची है थोड़ी सी, और ये मिट्टी थोड़ी सी ऊंची है, ठीक है। अब जब इस नदी में बाढ़ आती है, क्योंकि ये तो देखिए मैं छोटा सा फिगर दिखा रहा हूँ, इसमें मैं उस तरीके से नहीं दिखा सकता,
बट आप ऐसे समझिए कि नदी में बाढ़ आती है, छोटा सा रीजन नहीं, तो बहुत बड़ा कई किलोमीटर्स का रीजन होता है। तो यहाँ पे जो ये एरिया आप लैंड देख रहे हैं खाली, ठीक है, यहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा आता रहता है और यहाँ पे नहीं चढ़ पाता। ये आपकी जो ये जो जमीन है ये थोड़ी ऊंची है, ये क्या है, थोड़ी ऊंची है। ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, तो इस नदी में टाइम टाइम पे बाढ़ आती रहती है। आप कहीं लगभग हर साल बाढ़ आती है। तो बाढ़ का पानी चढ़ता है ऐसे और यहाँ तक आता है, ठीक है, इधर बढ़ता है, कई किलोमीटर का ये एरिया है, यहाँ पे चढ़ता है ये बाढ़ का पानी, और फिर जब बाढ़ खत्म होती तो फिर ये पानी वापस चला जाता है। लेकिन जो ये ऊंचा भाग है यहाँ पे पानी इस तरफ नहीं आ पाता, ठीक है, बाढ़ का पानी यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे बाढ़ का पानी आता है, जब पानी वापस जाता है तो यहाँ पे कई सारी चीजें छोड़ के जाता है जो कि आपका फर्टाइल होती हैं, बहुत ज्यादा भूमि को उपजाऊ करती हैं, फर्टाइल कर देती हैं। तो जो ये एरिया है जहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल आता है उस एरिया को हम बोलते हैं खादर। और जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता, जो ऊंची भूमि है, जो पुरानी बनी हुई है, ठीक है, ये पुरानी कांप मिट्टी है, यही है आपकी ओल्ड ट्रेम्बलिंग सॉइल। तो यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है, इसको हम बोलते हैं बांगर। और जो ये एरिया है जहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल आता है उसको हम बोलते हैं खादर। ये जनरल इसके बारे में आपको इतना समझना है। और जो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये, ठीक है, ये तो हमने यहाँ बाढ़ वाला रीजन बताया ना, यही एरिया में जो दो बेल्ट होती है, ठीक है, जिसमें ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, भाभर बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है वो तराई का होता है। ये जो आपका ये सब पूरा यहाँ पत्थर पाए जाते हैं, ये पथरीली भूमि होती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पाए जाते हैं, जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पे। तो ये उबड़ खाबड़ जमीन होती है। फिर यहाँ पे ये नदी जब मैदानी भाग में आ जाती है तो यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ जितने एरिया में फैलती है, जहाँ तक पानी जाता है उसको हम बोलते हैं खादर, ठीक है, और जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है मैदानी क्षेत्रों में उसको हम बोलते हैं बांगर। ठीक, जो बांगर है, चूंकि यहाँ पानी नहीं पहुंच पाता है हर साल, बाढ़ के साथ बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं इसके ऊपर, तो ये उतना फर्टाइल नहीं होता है, ये उपजाऊ नहीं होता, लेकिन ये आपका बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। क्लियर है, ये चीज समझ चुके हैं? तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक बार अच्छे शब्दों में देख लें जिससे कि आप याद कर सके। हालांकि जो समझाना मेरा मेन पर्पस था वो आप समझ चुके हैं कि खादर, बांगर, भाभर और तराई ये क्या होता है। तो नदियों का बाढ़ का पानी जहां नहीं पहुंच पाता, सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो सब पार्ट हैं। एक हो गया आपका बांगर और दूसरा आपका हो गया खादर, ठीक है। तो बांगर के बारे में आप लिख लीजिए कि नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, और यहाँ पे पुरानी कांप मिट्टी का जमाव है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है, जमाव है, किसका है, पुरानी कांप मिट्टी का, ओल्ड ट्रेम्बलिंग सॉइल आपकी पाई जाती है बांगर में। यहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता है और काफी समय से कृषि का उपयोग में इस पे होता रहता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है इस लैंड का वो कम हो जाता है, क्योंकि जहां बाढ़ का पानी लगातार नहीं आ रहा, नदी अपने साथ कई सारी चीजें नहीं लेके आ रही है, वहां पे उसको कुछ नया फर्टिलाइजेशन के लिए मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले से ये जमीन खेती के लिए यूज होती आई है, तो अब धीरे धीरे उसकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन यानी कि जो उसकी उर्वरक क्षमता है वो कम हो चुकी है, फर्टिलिटी क्या है उसकी कम हो चुकी है। और वहीं खादर में क्या होगा कि वहां पे बाढ़ का पानी हर साल आता रहता है, जिसकी वजह से वहां पे जो फर्टाइल लैंड है वो अच्छा खासा मिलता है आपको। ठीक, तो बांगर आपको समझ में आया। खादर में क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है। हर साल यहाँ पे क्या होगा कि हर साल बाढ़ का पानी आ रहा है तो अपने साथ ताजी मिट्टी लेके आ रहा है, ठीक है। तो जो लेयर है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है और ये अत्यंत उपजाऊ है, यानी कि एक्सट्रीम फर्टाइल होता है। खादर क्या है आपका, एक्सट्रीम फर्टाइल है। और इन एरियाज में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों का भी निर्माण होता है, यानी रेवाइंस, ठीक है। खादर में आपकी रेवाइंस पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं बीहड़, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आता है तो उससे कटाव होता है, जो कटाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं यमुना और चंबल। जो यमुना और चंबल नदी है उनसे बीहड़ों का निर्माण होता है।
तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रवाइंस यानी कि बीहड़, इनका निर्माण किन क्षेत्रों में होता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि इनका निर्माण खादर में होता है। ठीक, और यहाँ की जो मिट्टी होगी, जो बीहड़ों की मिट्टी होती है, वो अनउपजाऊ होती है, अनफर्टाइल होती है, मतलब उनकी फर्टिलिटी उनमें नहीं होती है। क्लियर है। और इसके अलावा मध्य मैदान क्षेत्र में अगर हम देखें कि किनकी खेती सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वो है खरीफ, और दूसरी है आपकी रबी। तो खरीफ और रबी की खेती की जाती है ज्यादातर मध्य के मैदानी भाग में, जो आपका मिडिल प्लेन है या मिड प्लेन है यूपी का, वहां पे सबसे ज्यादा आप देखोगे रबी और खरीफ की फसलें पाई जाती हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था मध्य के मैदानी भाग का। तो मध्य का मैदानी भाग और जो उत्तर का जो आपका भाभर तराई था वो भी आपने पढ़ लिया। तो आपको ये 4 पोर्शन मिल गए कि भाभर क्या होता है, तराई क्या होता है, उसके बाद में बांगर क्या है और खादर क्या है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे दक्षिण का पठारी क्षेत्र। हिली एरिया ऑफ या प्लेटू एरिया ऑफ साउथ। तो इट इज द सदर्न एक्सपेंशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, नॉट सदर्न एक्सपेंशन, एक्चुअली नॉर्दर्न एक्सपेंशन ऑफ, ये क्या है, नॉर्दर्न एक्सपेंशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसका उत्तर की ओर जो विस्तार है उसको हम कहते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर की ओर विस्तार है उसको हम बोलते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के लिए वो क्या है, वो साउथ का हिली एरिया है। ठीक है। नदर्न एक्सपेंशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया नोन एज प्लेटू ऑफ बुलंदशहर, बुलंदशहर का पठार, प्लेटू ऑफ बुलंदशहर, बुलंदशहर का पठार। ठीक है, इसको हम, ये क्या है, ये आपका नॉर्दर्न एक्सपेंशन है, उत्तरी विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया का। क्लियर है। अगर हम बात करें दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, जो आपका हिली एरिया है साउथ का, उसकी बाउंड्रीज की, तो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री यानी कि उत्तरी सीमा की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न बाउंड्री क्या है इसकी, यमुना और गंगा। उत्तरी सीमा कौन बनाता है, यमुना और गंगा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। किसकी, जो आपका दक्षिण का पठारी भाग है उसकी उत्तरी सीमा। दक्षिणी सीमा है आपका विंध्यन रेंज। सदर्न बाउंड्री की अगर हम बात करें तो वो है विंध्यन रेंज। विंध्य श्रेणी जो है वो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें इसकी वेस्टर्न बाउंड्री यानी कि पश्चिमी बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री की जब हम बात करते हैं तो वेस्टर्न बाउंड्री है इसकी बेतवा रिवर। कौन सी नदी है, बेतवा नदी, बेतवा रिवर। क्लियर है ये चीज आपको, यहाँ पे इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और अगर हम इसके स्लोप की बात करें, हम बात करेंगे इसके स्लोप की, यानी कि जो इसका ढाल है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका ढाल पाया जाता है, जो आपका सदर्न का हिली एरिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसकी जो एवरेज हाइट है, ठीक है, इस प्लेटू की, जो ये आपका प्लेटू ऑफ बुलंदशहर कहा जाता है, या जिसको हम कहते हैं कि साउथ का हिली एरिया जो है यूपी का, उसकी अगर स्लोप हम देख रहे हैं तो साउथ से नॉर्थ है। तो इसकी एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो वो है 300 मीटर्स। एवरेज हाइट कितनी है, 300 मीटर, 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है।
और सम हिल्स आर ऑफ 600 मीटर्स। कुछ इसमें से जो चोटियां हैं, सम हिल्स या पीक्स, वो 600 मीटर तक हैं। कितनी हैं? 600 मीटर तक इसकी कुछ हिल्स हैं, उनके नाम नोट कर लीजिएगा। दो आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका है सोनाकर और दूसरा है कैमूर। एक आपका हो जाएगा सोनाकर और दूसरा आपका हो जाएगा कैमूर। ठीक है। सोनाकर आपका कहाँ है? मिर्जापुर में है। और कैमूर कहाँ है? सोनभद्र में है। मिर्जापुर में सोनाकर और सोनभद्र में कैमूर। ये आपके प्लेटू ऑफ बुलंदशहर की हिल्स, सब कुछ हिल्स हैं, या दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, जो हमारा सदर्न यूपी का हिली एरिया है, उसकी कुछ चोटियां हैं जिनकी हाइट 600 मीटर तक है। ठीक है। बाकी एवरेज हाइट जो है वो 300 मीटर है, 300 मीटर है। और मेड अप ऑफ, यानी कि ये किससे मिलके बना है? ठीक है। मेड अप ऑफ, किससे ये बना है, इसका निर्माण हुआ है? ओल्ड रॉक्स एंड नीस रॉक्स से। ओल्ड रॉक्स एंड नीस रॉक्स। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि प्लेटू ऑफ बुलंदशहर किससे मिलके बना है, तो आप कहेंगे पुरानी चट्टानों और नीस चट्टानों से। ठीक है। और ये जो भूमि है वो प्रायः क्या है? ककरीली है और उजाड़ है। मतलब यहाँ पे क्या है? कंकड़ पत्थर वगैरह, मतलब बहुत उपजाऊ भूमि वगैरह नहीं है, क्योंकि पठार है तो जाहिर सी बात है नहीं होगी। मेन रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी मेन रिवर हैं, नोट कर लीजिएगा। तो मेन रिवर्स की जब हम बात करते हैं, मुख्य नदियां, तो ये है चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन, सोन और टॉस, या टोन्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो चंबल, बेतवा और जो केन है, ये आपकी किसमें जाके मिलती हैं? यमुना में। ये किसमें मिलती हैं? यमुना में। सोन और टॉन्स आपकी मिलती हैं गंगा में। सोन और टॉन्स किससे मिलती हैं? गंगा से मिल जाती हैं या गंगा में समा जाती हैं। ये इसकी मुख्य नदियां हैं। यहाँ की जो नदियां हैं ये क्या करती हैं? जो रिवर्स हैं वो वाटरफॉल बनाती हैं, यानी कि जलप्रपात बनाती हैं। वाटरफॉल्स बनाती हैं, यानी कि जलप्रपात का निर्माण करती हैं। दक्षिण की जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र की नदियां हैं वो जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल का निर्माण करती है। और अगर हम बात करें यहाँ की मिट्टी की, तो जो मैक्स एरिया है, यानी कि ज्यादातर जो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है वो रेड सॉइल है। कौन सी है? लाल मिट्टी। कौन सी है? लाल मिट्टी। यहाँ पे सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। और प्रमुख अगर फसलों की हम बात करें, क्रॉप्स की अगर हम बात करें, तो कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी? तो चना, अरहर, सरसों, ज्वार, गेहूं। चना, अरहर, सरसों, ज्वार, गेहूं। ठीक है। ग्राम, पीजन पी, मस्टर्ड, बार्ले और वीट। ग्राम, इसके बाद है आपकी पीजन पी, सरसों हो गया मस्टर्ड, ज्वार हो गया बार्ले और गेहूं आपका हो गया वीट। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो इस आपका फिजिकल स्ट्रक्चर और क्लाइमेट में आपका सेकेंड पार्ट है, वो है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। अब हम क्या देखेंगे? जलवायु अर्थात क्लाइमेट।
सब नोट करते रहिएगा, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी है, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड मानसून। उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी, ट्रॉपिकल एंड मानसून। ये यहाँ का क्लाइमेट है, और इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखें तो इसको हम कहेंगे समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण एवं उपोष्ण मानसूनी, एवं उपोष्ण मानसूनी, यानी कि टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून, टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून। फिर से नोट कर लीजिएगा, टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून, ये क्लाइमेट हो गया। एंड वी विल स्टडी द क्लाइमेट थ्रू 3 सीजन्स, हम 3 ऋतुओं के द्वारा हम यहाँ के क्लाइमेट को समझेंगे। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत एकदम, ये तो ऊपर की मलाई मलाई है, और मलाई ये पूछी नहीं जाती हमेशा। अब आपको थोड़े से क्वेश्चन आपको डीप देखने को मिल रहे हैं आजकल एग्जाम्स में, तो इसको हम समझते हैं। हम क्या है, 3 सीजन यानी कि 3 ऋतुओं के द्वारा, 3 सीजन्स के थ्रू हम यहाँ की जलवायु या क्लाइमेट को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, यानी कि समर सीजन। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन की अगर हम बात करें तो सूर्य का के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर तापमान है वो बढ़ता है। मतलब जो सूर्य है, सन है, वो जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ता है, सूर्य जो है वो जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है जून में, ठीक। तो ये सन है, ठीक है, ये बढ़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, और यानी कि कर्क रेखा की तरफ सूरज बढ़ रहा है। जब कर्क रेखा की तरफ सूरज बढ़ता है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और इसकी अगर हम पीक की बात करें कि मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होगा, तो वो होता है जून में। कब होता है, जून में होता है। एट दिस टाइम सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सूर्य है उसकी किरणें या सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है जून के समय में, ठीक है। एट दिस टाइम, कब हम बात कर रहे हैं, जून। तो जून में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, ठीक है, इसीलिए उस समय सबसे ज्यादा तापमान होता है। तो इस सीजन में, समर सीजन में अगर हम बात करें कि प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान, ठीक है, एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर, अब इसका क्या मतलब है हम समझ लेते हैं। और एक आपका आएगा एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर। तो समर सीजन में देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो आपको ये बात पता होती है कि हम लोग, अगर आपको थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी की नॉलेज है, तो हम लोग देखते हैं तापमान दोपहर में ज़्यादा है, ठीक है, 1-2 बजे के अराउंड तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं अधिकतम तापमान। जो मैक्स टेम्परेचर होता है वो दिन में होता है, ठीक है। तो जैसे आज के दिन अगर हमारा मैक्स टेम्परेचर जो रहा, दिन में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा वो अगर 40 है, ठीक है, कल 38 है, उसके पहले 36 था, फिर नेक्स्ट डे पता चला कि 42 होने वाला है, उसके नेक्स्ट डे 44 होने वाला है। तो ऐसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर हर दिन का है ना, 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है इस एरिया में, उत्तर प्रदेश में, किस सीजन में, समर सीजन में। तो वो जितने मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं वो देखिए, चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं आपको यहाँ पे। जैसे जब भी आप देखते हो ना, आपको हर दिन एक टेम्परेचर होगा जो सबसे ज्यादा होगा, और हर दिन होगा एक टेम्परेचर सबसे कम होगा। जैसे रात में 2 बजे के अराउंड आपका तापमान सबसे कम होता है, 1:30-2 बजे के अराउंड, ठीक। तो रात में मान लिया आपका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के समय में,
दिन में वो 35 हो गया या 40 हो गया, तो मैक्स कितना हो गया हम मान लेते हैं 35 और मिनिमम कितना हो गया 25। ऐसे ही ये डे हो गया ए, ऐसे बी सी डी, ऐसे बहुत सारे दिन में हम देखेंगे कि कितना कभी 36 हो रहा है, कभी 35 हो रहा है, कभी 34, कभी 38, कभी 37, कभी 40, ठीक है 35, 36, 34, 38। ये मैक्स टेम्परेचर किसी दिन से ए डे, अगर हम बात कर रहे हैं कोई डे है जिसको हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ए वाले दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 35 था और मिनिमम आपका 25 था। ठीक, ऐसे यहाँ पे आप देखें तो वहाँ 26 हो गया, यहाँ 28 हो गया, यहाँ 27 हो गया, यहाँ 26 हो गया, यहाँ 30 हो गया। तो आप देखोगे कि हर दिन एक टेम्परेचर सबसे ज्यादा भी होता है और एक टेम्परेचर सबसे कम भी होता है। तो जो ये मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो इस सीजन में ग्रीष्म ऋतु में सभी जितने दिन होंगे उनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जो अधिकतम तापमान होगा, उसका एवरेज क्या रहता है, उसको हम बोलेंगे एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी कि औसत अधिकतम तापमान, और वो रहता है 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहेंगे कि हमने एग्रीग्रेट क्यों लिया, मतलब कि हमने थोड़ा सा एक रेंज क्यों ली, हमने एक फिक्स क्यों नहीं किया, फिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट किस दिन गर्मी शुरू हो रही है, हम कह रहे हैं आज के दिन गर्मी शुरू हुई, ऐसा एग्जैक्ट कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट आज से गर्मी शुरू हो गई, इससे पहले गर्मी नहीं थी। ठीक है, एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक सीजन आता है। दूसरी चीज ये एक साल का नहीं है, जैसे इस साल अगर हम जोड़ भी ले, हम कह लेते हैं हमने एक मान लिया कि इस साल 67 डेज गर्मी पड़ी। ठीक, तो 67 डेज का मैक्सिमम का हमने एवरेज निकाल लिया और मिनिमम का हमने एवरेज निकाल लिया, तो हम एक इस साल कितना एवरेज है वो हम बता सकते हैं। लेकिन हम बात करने की अमूमन कितना रहता है। ठीक है, जैसे किसी साल आपका एवरेज 37 आ रहा है, किसी साल एवरेज 38 आ रहा है, किसी साल एवरेज 39 आ रहा है, तो एक हमने एवरेज ले लिया, इसी को हम बोलते हैं एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ये रहता है समर सीजन में उत्तर प्रदेश में 36 से 39, और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो वो 21 डिग्री से 23 डिग्री होता है, 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो एक दिन का मिनिमम टेम्परेचर हमने आपको बताया, तो वो अगर हम पूरे सीजन का एवरेज निकालते हैं तो वो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 21 से 23 डिग्री सेल्सियस जो है वो अंकित किया जाता है। ये जनरल बात हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा तापमान एक दिन में 35 था और उसी दिन सबसे लोवेस्ट कितना था 25 था। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ आप देखो यहाँ 36 है और यहाँ 26 है, यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 का है। फिर यहाँ देखो 34 है, यहाँ 28 है, तो यहाँ जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो घट गया, कितना हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ जब आप देखो 37 है, यहाँ 27 है, 26 है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है 11 का। तो तापांतर कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 6, ऐसे आपको हर दिन का अलग अलग तापांतर देखने को मिलता है। तो जो ये एवरेज, जैसे यहाँ पे आपको 10 देखने को मिल रहा, किसी दिन आपको देखने को मिल रहा कि मैक्सिमम और मिनिमम में 11 का अंतर है, किसी दिन आप देख रहे हो मैक्सिमम मिनिमम में 14 का अंतर है, कभी देख रहे हो 17 का अंतर, ऐसे डिफरेंस है आपका। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम में रोज का डिफरेंस होता है ना, तो वो जो डिफरेंस है आपका हर दिन का, जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो हम कहते हैं औसत तापांतर। औसत तापांतर, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो ये रहता है आपका लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका औसत तापांतर रहता है। इसके अलावा इस सीजन में कुछ और पॉइंट्स हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे। तो क्या हम बताना चाह रहे हैं कि मई जून में ना, इस सीजन में, इस ऋतु में, गर्मी की जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, तो मई जून के समय में यहाँ पे पश्चिमी हवाएं तेज हो जाती हैं। ठीक है, वेस्टर्न विंड्स जो है यहाँ पे काफी तेज होती हैं, वेस्टर्न विंड्स, पश्चिमी हवाएं काफी तेज हो जाती है, जिनको हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू। ठीक है, हम लोग कहते हैं लू चल रही है, तो लू जो होती है वो कैसी हवाएं, पश्चिमी हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं, पश्चिमी हवाएं हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, लू चलती है। ठीक है, और लगभग सुबह 10 बजे से और शाम के 5 बजे के बीच में ये चला करती है। ये बहुत ज्यादा गर्म और शुष्क होती हैं। लू क्या होती है, गर्म और शुष्क। ठीक है, बहुत ज्यादा ये हॉट होती हैं और ड्राई होती हैं। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक मेरे ख्याल से। अगर हम बात करें इस सीजन में यहाँ पे बारिश कितनी होती है यूपी में,
समर सीजन में, गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में बरसात कितनी होती है, तो ये होती है 10 से 25 सेंटीमीटर रेन। ठीक है, 10 to 25 सेंटीमीटर, 10 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। सबसे ज्यादा गर्मी या सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है इस सीजन में, तो इसका आपका आंसर है आगरा और झांसी। सबसे गर्म, ये है आगरा और झांसी। ठीक है, आगरा और झांसी सबसे गर्म होते हैं। और अगर सबसे कम गर्म देखें, ये सबसे ज्यादा गर्म हो गए। ठीक है, ये सबसे कम गर्म हो गए। तो सबसे कम गर्म की अगर हम बात करें तो उसका आंसर है बरेली। बरेली जो है वो आपका समर सीजन में उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्म डिस्ट्रिक्ट या सबसे कम गर्म होने वाला रीजन है, एरिया है, क्षेत्र है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम अगला देखेंगे। सारे जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है समर सीजन के, वो हमने बता दिए। अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु। ठीक है, रेनी सीजन। अगला आपका क्या है, रेनी सीजन। तो हम लोग वर्षा ऋतु रेनी सीजन की बात करते हैं। तो बे ऑफ बंगाल से साउथ ही वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, कहां से, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी है ये बे ऑफ बंगाल, यहां से साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, कौन से मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करते हैं यूपी में। ठीक है, ये इंटर करता है, कहां से इंटर करता है, कब इंटर करता है, पहली चीज तो ये इंटर करेगा यूपी में, इंटर्स इन यूपी। ठीक है, इन थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ जून, जून के तीसरे और चौथे महीने में बंगाल की खाड़ी से जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो एंट्री करता है यूपी में। और कहाँ एंट्री करता है, तो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरिया से, जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी और पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी जो एरिया है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से ये दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून है जो उठता है आपका बे ऑफ बंगाल से, वो जून के थर्ड और फोर्थ वीक में यूपी के जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां से एंट्री करता है। क्लियर है ये चीज। और कुछ भागों में बारिश करते हुए, ठीक है, इसका जो कुछ भाग है, जो ये मानसून, ये भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो यहां से मानसून आ रहा है ना, ये दो भागों में बट जाएगा। ये क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। तो एक हिस्सा इसका ऐसे निकल जाता है यूपी में एंट्री करने के बाद, और एक ऐसे निकल जाता है। तो जो हिस्सा इधर आया, ठीक है, वो सीधे पश्चिम में निकल गया। ये जो मानसून आ रहा है बंगाल की खाड़ी से, ये ऐसे आ रहा है और ये दो हिस्सों में बट जाएगा। एक हिस्सा निकल जाएगा नॉर्थ में हिमालय की तरफ, ठीक है, उत्तर में हिमालय की तरफ चला जाएगा, और एक सीधा वेस्ट में बारिश करते हुए निकल जाता है। एक हिस्सा इस मानसून का, जो आपका मानसून उठ रहा है बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, उसका एक हिस्सा सीधे पश्चिम में निकलेगा, बारिश करता हुआ आगे चला जाएगा। एक हिस्सा जाएगा नॉर्थ में, ऊपर हिमालय से टकराएगा, और जब हिमालय से टकराएगा तो फिर वापस होते मानसून से प्रदेश के तराई इलाकों में भी खूब वर्षा करेगा। तो देखो आप समझे कि नहीं समझे ये बात को, कि यहां से मानसून उठ रहा है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, वो एंट्री कर रहा है यूपी में ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एरिया से, यानी कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एरिया से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है ये मानसून। और ये दो शाखाओं में बट जाता है, इसमें दो ब्रांचेज हो जाती है। एक ब्रांच सीधे निकल जाती है पश्चिम में बारिश करते हुए इधर,
ठीक है, और एक ब्रांच जिसकी ऊपर की तरफ मोल्ड हो जाती है हिमालय की तरफ। और जब वो हिमालय की तरफ जाती है तो हिमालय से टकराएंगे बादल, तो जो वो लौटता, जो ये मानसून जाके हिमालय पे टकराता है और यही फिर वापस लौटता है, इसी को हम बोलते हैं लौटते हुए मानसून। ठीक है, लौटते हुए मानसून इन्हीं को कहा जाता है, रिटर्निंग मानसून इन्हीं को कहा जाता है कि जो है जब बंगाल की खाड़ी से मानसून निकले और वो दो ब्रांच में बट गया, एक ब्रांच सीधे निकल गई, एक ब्रांच चली गई हिमालय, हिमालय से टकराई तो मानसून टकरा के फिर वापस आए, उसी को बोले वापस आता हुआ मानसून या लौटते हुए मानसून, यानी कि रिटर्निंग मानसून। और वो फिर जो तराई रीजन है वहां खूब अच्छे से बारिश करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तराई क्षेत्रों में। अभी हमने पढ़ा था तराई क्षेत्र क्या होते हैं ना, तो तराई क्षेत्र में खूब बारिश करते हैं ये। यहां तक क्लियर है। और चूंकि यहां से सीधे निकल रहा है तो जो ऐसे ये यूपी है आपका, ठीक है, तो यूपी का यहाँ पे आपका वो वाला पार्ट आता है ना, जो साउथ का हिली एरिया है। तो जो ये साउथ वेस्ट मानसून है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये दक्षिण दक्षिण का जो पठारी इलाका था, जो पर्वतीय क्षेत्र था, हिली एरिया था, उसमें भी बारिश ये करता है। ये हमें बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि स्टेटमेंट एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे जहां तक याद है, उसमें क्या हुआ ना कि उसमें स्टेटमेंट दिया था कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो उत्तर प्रदेश के पठारी इलाकों में, या उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी एरिया है, जो साउथ का हिली एरिया है यूपी का, वहां पे बरसात नहीं करता है। और बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हाँ यार, वो तो सीधे पश्चिम की तरफ निकल जाता है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है हिमालय, और हिमालय से टकरा के वापस आता है, वही तराई के क्षेत्र में बारिश करता है। उसमें कहीं भी कॉन्सेप्ट में हमें साउथ के बारे में तो बताया ही नहीं गया, तो ऐसा नहीं है, साउथ में भी थोड़ी बहुत बारिश ये करता है। ठीक है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो यूपी के जो सदर्न हिली एरिया है उसमें भी बारिश करता है। ठीक है, और जो रेन है, जो बारिश है, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, असमान वितरण में आपको देखने को मिलेगा बारिश का। बारिश हर जगह समान नहीं होती। कैसे, हम आइए देखते हैं। तो हेडिंग मतलब इसी हेडिंग में लिख लीजिएगा अगला पॉइंट, रेन इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती, रेन इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, इन गोरखपुर द क्वांटिटी ऑफ रेन इज, इन गोरखपुर क्वांटिटी ऑफ रेन इज 184.7 सेंटीमीटर। गोरखपुर में कितनी बरसात होती है इस सीजन में? अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर बारिश होती है, 184.7 सेंटीमीटर रेन इन रेनी सीजन इन गोरखपुर। ऑन द अदर हैंड इन मथुरा, ऑन द अदर हैंड इन मथुरा इट इज 54.4 सेंटीमीटर। 54.4 सेंटीमीटर बारिश होती है मथुरा में। तो आप देख रहे हो ना कि यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बारिश कितनी कम हो रही है। ठीक है, आइए कुछ और डाटा की हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और डेटा लिखते हैं। तो हम देखेंगे इन ईस्टर्न प्लेन एरिया एवरेज रेन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज रेन की। तो एवरेज रेन में सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो ईस्टर्न प्लेन एरिया है, पूर्वी मैदानी भाग। तो ईस्टर्न प्लेन एरिया यानी कि पूर्वी मैदानी भाग में जो बारिश है, जो एवरेज है, वो आपका 112 सेंटीमीटर का है। कितना है एवरेज? 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर का औसत वर्षा आपको देखने को मिलेगी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम बात करें मिडिल प्लेन या इंटरमीडिएट प्लेन एरिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती को हम बेसिकली इंटरमीडिएट बोल सकते हैं या मिडिल भी बोल सकते हैं। तो इंटरमीडिएट प्लेन एरिया, मध्यवर्ती क्षेत्रीय मैदान जो है, या मध्यवर्ती मैदान का जो क्षेत्र है, वहां पे एवरेज रेन आपको देखने को मिलेगी 94 सेंटीमीटर। कितनी देखने को मिलेगी? 94 सेंटीमीटर। इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। इसके बाद वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, वेस्टर्न प्लेन एरिया में अगर हम एवरेज रेन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलती है 84 सेंटीमीटर। कितनी देखने को मिलती है? 84 सेंटीमीटर। और अगर हम बात कर रहे हैं सदर्न हिली एरिया की, यानी कि दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र की, तो वहां पे आपको मिलेगी 91 सेंटीमीटर। सदर्न हिली एरिया, तो वहां आपको कितनी देखने को मिलेगी? वहां देखने को मिलेगी 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर आपको बरसात देखने को मिलेगी
जो औसत वर्षा आपको देखने को मिलेगी, 4 रीजन्स की है, 4 क्षेत्रों की है। इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो। ये हो जाएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी या पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे कितनी कितनी औसत वर्षा होती है आपने देख ली। एक चीज है और स्टेटमेंट में कई सारी चीजें स्टेटमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसमें एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर रेन कम होती जाती है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जैसे आप देख रहे हो अभी आपने देखा यहाँ गोरखपुर, गोरखपुर आपका कहाँ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, और मथुरा आपका पड़ता है वेस्ट में। ठीक है, पूरब में है गोरखपुर और पश्चिम में है मथुरा। तो पूरब में देखो बारिश ज्यादा हो रही है 184.7 सेंटीमीटर, वहीं मथुरा में कितनी हो रही 54.4 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, जब हम ईस्ट से और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो बारिश है, जो रेन है, वो कम होती जाती है। ईस्ट में ज्यादा रेन है और वेस्ट में आपकी रेन कम है। ठीक है, जो बारिश है, जो बरसात है, वो पूरब में ज्यादा होती है और पश्चिम में कम होती है, और अवधि भी कम होती जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे जो ईस्ट वाला एरिया है, जो पूर्वी क्षेत्र, वहां पे पता चला 50 दिनों तक बारिश होती है। ठीक है, जो रेनी सीजन कहा गया, जो रेनी सीजन काउंट होता है, हम कहते हैं वहां 50 है, तो आपको वेस्ट में वो ज्यादा से ज्यादा 30-35 डेज ही देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, जो ड्यूरेशन है रेनी सीजन की वो भी कम होती है। जो आपका ईस्टर्न इलाका होगा, जो आपके पूर्वी क्षेत्र है, वहां पे जो रेनी सीजन है उसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, और जो वेस्ट का एरिया है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर रेनी ड्यूरेशन कम है। वहां पे वर्षा का जो समय है, जो वर्षा की अवधि है वर्षा ऋतु की, वो आपको कम देखने को मिलती है। क्लियर है, ये सब चीज आप लोग नोट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया होगा। कोई चीज मिस होती है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा वहां पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको कह रहा हूँ टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, कॉल करने की कोशिश ना करिएगा, कोशिश करिएगा आप टेक्स्ट से ही जो चीजें हैं वो क्लियर कर ले। जिसकी मुझे क्वेरी लगे कि कॉल के लायक है, तो मैं उसकी क्वेरी को तुरंत मैं उसको बैक कॉल खुद ही कर लूंगा। तो ईस्टर्न एरिया में, यानी कि अगर हम गोरखपुर में बात करें, तो यहां पे ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन, वर्षा ऋतु की जो अवधि है गोरखपुर में पूर्व में, वो आपको देखने को मिलती है 56 दिन, 56 डेज का एक एवरेज रेनी सीजन होता है आपके ईस्टर्न यूपी में, जिसको हमने यहाँ पे गोरखपुर से डिनोट किया है। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न यूपी की, अगर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वहां पे रेनी सीजन यानी कि जो वर्षा ऋतु की अवधि आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 32 दिन, 32 डेज। कितनी देखने को मिलेगी, 32 डेज, 32 दिन देखने को मिलती है। स्टेट में टोटल रेन का 83% इसी सीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली चीज तो रेनी सीजन आपका लगभग जो माना जाता है वो जुलाई से और सितंबर तक माना जाता है। कब से कब तक, जुलाई से सितंबर तक आपका रेनी सीजन मेनली माना जाता है। और इस ड्यूरेशन में आपका जो पूरे यूपी में जो पूरे साल बारिश होती है ना, पूरे यूपी में, उसका 83% रेन आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे यूपी में पूरे साल जितनी बारिश होती है उसका 83% आपको रेनी सीजन में ही देखने को मिलता है। और एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हम बात करें, अब ये हमने पहले भी इससे पहले देखा था, तो इस सीजन में, किसमें, आपके रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में, जो एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, यानी कि जो दिन का अधिकतम तापमान होता है, उसका अगर हम औसत देखें तो हम बोलते हैं औसत अधिकतम तापमान, तो वो आपका 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 32 से 34 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। और अगर हम बात करें एवरेज लोवेस्ट टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर की, लोवेस्ट एवरेज लोवेस्ट टेम्परेचर यानी कि औसत न्यूनतम तापमान, तो वो आपका रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका लोवेस्ट रहता है। एवरेज की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, यानी कि तापांतर की बात करें, टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमने अभी आपको पहले भी समझाया था टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, तो बार बार उसको समझाने की जरूरत नहीं है, टाइम लॉस होगा बेकार का। तो जो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है, औसत तापांतर है, वो 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है।
मतलब ये कि जो आपकी ग्रीष्म ऋतु थी, समर सीजन था, वहां पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो ये आपकी डिटेलिंग हो गई पूरी की पूरी किसके साथ, ये आपकी हो गई रेनी सीजन की। इसके बाद हम देखेंगे आपका शीत ऋतु। क्या देखेंगे? शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन। यहां तक चीजें क्लियर होंगी? आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो वीडियो कुछ सेकंड पीछे करके इस को स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और अपना आराम से बैठ के नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिश किया करिए कि आप साथ में लिख लिया करें तो बेटर रहता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम आते हैं शीत ऋतु पे। किस पे आएंगे? शीत ऋतु। विंटर सीजन, तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये सीजन आपका नवंबर से और फरवरी तक रहता है। नवंबर से फरवरी तक आपका विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में रहती है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इस शीत ऋतु की चीज ये जान लीजिए कि नवंबर से शीत ऋतु आती है तो टेम्परेचर ठंडा हो जाता रहता है और जनवरी तक टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है। नवंबर में टेम्परेचर घटना शुरू होगा और घटते घटते सब मिनिमम कहाँ जाएगा? जनवरी तक जाएगा। फिर जनवरी से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर फरवरी तक आते आते टेम्परेचर बढ़ जाता है और फरवरी में हम कहते हैं कि ठंड खत्म हो जाती है। मार्च में फिर आपका आगे बढ़ जाता है। तो नवंबर से टेम्परेचर घटना शुरू होता है और जनवरी तक सबसे लोएस्ट पहुंच के फिर उसके बाद उठना शुरू हो जाता है टेम्परेचर, ठीक। ये आपका चीज आपको याद रखनी है। तो इस हिसाब से आप समझो कि टेम्परेचर नवंबर से घटना शुरू हुआ और घटते घटते कहां तक पहुंचा? जनवरी तक, और फिर जनवरी से उठना शुरू हो गया। तो सबसे कम टेम्परेचर किस मंथ में देखने को मिल रहा है? सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है जनवरी में। तो कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा महीना सबसे ठंडा होता है उत्तर प्रदेश में, तो आप क्या कहेंगे? जनवरी। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा कौन सा महीना हो रहा है? तो आपका जनवरी हो रहा है। ये चीज याद रहनी चाहिए आपको। बहुत छोटा सा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इसमें टैक्टिक्स नहीं है इसी को याद करने में, इसको समझने में, लेकिन कुछ थोड़े से की पॉइंट पकड़ने होते हैं। अगर हम बात करें रेनी सीजन में तो साउथ हिली एरियाज हैं उनमें मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ हिली एरियाज। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र, वहां पे एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? औसत अधिकतम तापमान ठंड के महीने में शीत ऋतु में साउथ हिली एरियाज में जो आपके दक्षिण का पठारी क्षेत्र है उसमें कितना होगा? तो ये मैक्सिमम का जो एवरेज है वो 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 28.3 डिग्री सेल्सियस। और एवरेज मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, औसत न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो वो 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ये आपका हो गया हिली एरिया की बात। अगर हम करते हैं प्लेन एरिया की बात, तो प्लेन एरिया में एवरेज मैक्स टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो कितना होता है? एवरेज मैक्स टेम्परेचर, अधिकतम तापमान, औसत अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.2 डिग्री सेल्सियस। और अगर एवरेज मिनिमम टेम्परेचर देखें, औसत न्यूनतम तापमान देखें, तो वो आपको देखने को मिलता है 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 8.5 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल जाएगा प्लेन एरिया में। विंटर सीजन में टेम्परेचर साउथ से ईस्ट की तरफ घटता जाता है। साउथ से ईस्ट की तरफ घटता हुआ जाएगा। खैर ये इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वगैरह में नहीं आने वाला है। आगे हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जो विंटर सीजन में एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है? वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि जो आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं वहां पे आपको टेम्परेचर जो देखने को मिलेगा वो कितना में देखने को मिलता है? वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है, ठीक है। और विंटर सीजन में भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ना, जो मेडिटेरियन वाला एरिया, मेडिटेरियन सी वाला एरिया है, तो
उन क्षेत्रों से साइक्लोन्स आते हैं। जैसे आप ऐसे समझो, ये हमारा यहाँ पे प्यारा भारत है, ठीक है, और ये ऐसे आता है, यहाँ पे आपका भूमध्य सागर पड़ता है, ठीक है, यहाँ आपका भूमध्य सागर होता है। तो जो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, यहाँ से चक्रवात भारत की तरफ आते हैं पाकिस्तान होते हुए, यहाँ से साइक्लोन्स आते हैं। क्या आते हैं? साइक्लोन्स, यानी कि चक्रवात। चक्रवात भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, जो आपको मेडिटेरियन सी वाले रेंज है, वहां से कुछ साइक्लोन्स आते हैं इंडिया। यहाँ पे कौन सा देश है? यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान होते हुए कुछ साइक्लोन्स आते हैं इंडिया में, ठीक है, और मोर देन 10 सेंटीमीटर रेन इन वेस्टर्न यूपी। तो इनसे क्या होता है, जो आपके भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं, तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत ऋतु में, अभी हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन की, तो शीत ऋतु में जब ये यहाँ एंट्री करते हैं, तो जो ये वाला एरिया है, यानी कि जो आपका वेस्टर्न यूपी है, वहां पे लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश ये करते हैं। कितनी बारिश करते हैं? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा ही करते हैं। मोर देन 10 सेंटीमीटर रेन इन वेस्टर्न यूपी इन विंटर सीजन इज ड्यू टू साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन एरिया एंड इंटर्स इनटू इंडिया थ्रू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान होते हुए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से कुछ चक्रवात भारत में आते हैं, और वो जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पे 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात करते हैं। और जो ये रेन होती है इस सीजन की, ये बहुत हेल्पफुल होती है रबी क्रॉप के लिए। किसके लिए? रबी की फसलों के लिए ये जो बरसात होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो बहुत फायदेमंद होती है। और इस साइक्लोन से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी बारिश होती है। जो ये साइक्लोन्स आएंगे, इनसे, ये तो आपने वेस्टर्न यूपी की बात की, जहां पे 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश होती है वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी ये 5 से लगभग 7.5 सेंटीमीटर बारिश करते हैं। किस सीजन में? हम बात कर रहे हैं आपके विंटर सीजन की। तो विंटर सीजन में, शीत ऋतु में भी, आपके जो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं, जो पाकिस्तान के थ्रू भारत में एंट्री करते हैं, पाकिस्तान होते हुए भारत में आते हैं, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश करते हैं। और जो आपका उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पे 5 से 7.5 सेंटीमीटर की बारिश करते हैं। और जो ये बारिश इस सीजन की होती है, ये रबी क्रॉप के लिए, जो रबी की फसल है, उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है, ठीक है। अब एक क्लासिफिकेशन है जो थोड़ा सा रेन के अकॉर्डिंग है, बरसात के अकॉर्डिंग, हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ रेन, क्या हम देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेन, वर्षा के आधार पर हम एक वर्गीकरण यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो वर्षा के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करें, तो सबसे पहले तो 2 क्षेत्रों में हम इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये फ्लोचार्ट जब मैं बना लूं उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हम ऐड करेंगे, फिर आप कॉपी में उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि आप लिख नहीं पाए, है ना। तो एक तो आपका होता है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। कौन सा? आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र होता है, बरसात के आधार पर अगर हम बांट रहे हैं। और दूसरा होता है साधारण आर्द्र, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, तो साधारण को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा ना आर्द्र ना बहुत ज्यादा उष्ण, ठीक है, साधारण। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो जो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है ना, उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका हो जाता है तराई एरिया, ठीक है, तराई क्षेत्र, और दूसरा आपका हो जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या हो जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश।
तो जो आपका आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र उसको हम दो भागों में बांटते हैं, तराई एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, और जो साधारण आर्द्र हैं, ठीक है, उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, एक क्या है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दूसरा आपका है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से हम इसको 5 क्षेत्रों में बांटते हैं। अब इसको हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे तराई। तो तराई में आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ क्षेत्र, उनके नाम नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका हो गया सहारनपुर, बिजनौर, ठीक है, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती हो गया, ठीक है, कुशीनगर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो आपके तराई में आते हैं। सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो और इसमें क्या चीज हमको देखनी, यहाँ का जो एवरेज एनुअल रेन है, अगर हम वार्षिक वर्षा का वो देखें, औसत, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, तो औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो ये आपकी 120 से 150 सेंटीमीटर, 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। जो आपकी औसत वार्षिक वर्षा है, जो एवरेज रेन है, वो ईयर की अगर हम देखें, पूरे साल की देखें, तो वो 120 से 150 सेंटीमीटर, 120 से 150 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। अगर हम इसके एवरेज टेम्परेचर की बात करें जनवरी में, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान अगर हम जनवरी का देखें, तो जनवरी का औसत तापमान आपको देखने को मिलेगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर हम एवरेज टेम्परेचर जुलाई का देखें, जुलाई में इसका हम औसत तापमान देखें, तो ये आपको देखने को मिलता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेल्सियस जो है जुलाई में औसत तापमान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा रुक जाइए, इसको पूरा लिख दे तो आराम से आप नोट डाउन करिएगा। फिर हम बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो इसकी एवरेज एनुअल रेन है 100 से 120, एवरेज एनुअल रेन यानी कि औसत वार्षिक वर्षा, यह है 100 से 120 सेंटीमीटर, 100 से 120 सेंटीमीटर आपकी औसत वार्षिक वर्षा होती है। और पूरब से पश्चिम चलने पर वर्षा कम होती जाती है, यानी कि जब हम ईस्ट से इस तरफ बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, वही ईस्ट में आपका, जैसे हम बात करते हैं गोरखपुर वगैरह से, जब इधर बढ़ते हैं, ठीक, तो जब ईस्ट यूपी से हम वेस्ट यूपी की तरफ बढ़ेंगे तो रेन डिक्रीज होगी। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट क्या होगा, रेन डिक्रीज। जो वर्षा की मात्रा है वो पूरब में क्या होती है, ज्यादा होती है, और पश्चिम में क्या होती है, कम होती है। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट आप लोग को होना नहीं चाहिए यहाँ पे। ऐसे फिर भी डाउट है तो बताइएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में। तो इसको हमने तीन भागों में बांटा है, मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंडी पठारी पहाड़ी क्षेत्र। तो मध्यवर्ती मैदान में हम देखेंगे कौन कौन से आपके एरिया आते हैं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या अच्छा चलिए लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं, सब लिखा हूँ तो ये भी लिख देता हूँ। तो आपका नॉर्थ प्रयागराज यानी कि उत्तरी प्रयागराज, नॉर्थ प्रयागराज, ठीक है, नॉर्थ प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर,
फतेहपुर, सुल्तानपुर, ठीक है, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई और दक्षिणी शाहजहांपुर, कानपुर, कानपुर, दक्षिणी शाहजहांपुर, ये सब आपके कहाँ आते हैं? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में आते हैं, मिडिल या इंटरमीडिएट प्लेन एरिया में आपका आएगा। और यहाँ पे एवरेज एनुअल रेन की अगर हम बात करें, औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेन, तो ये आपको देखने को मिलेगी 80 से 100 सेंटीमीटर। कितनी? 80 से 100, 180 से 100 सेंटीमीटर का औसत वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलता है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में। और समर में यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और विंटर में अगर हम यहाँ का एवरेज टेम्परेचर देखें, विंटर में एवरेज टेम्परेचर, तो ये आपका 15 से 16 सेंटीग्रेड होता है, 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंड में, शीत ऋतु में इस क्षेत्र का जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है उसका औसत तापमान आपको देखने को मिलेगा 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान देखने को मिल जाता है। और ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो यहाँ भी रेन कम होती जाएगी, पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी वर्षा कम होगी, यही चीज यहाँ पर भी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की, वेस्टर्न प्लेन एरिया। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, वेस्टर्न प्लेन एरिया, तो इसमें आपके आ जाएंगे आगरा, मैनपुरी, ठीक है, आगरा हो गया, मैनपुरी हो गया, मथुरा, एटा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, ठीक है, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, गाजियाबाद, मेरठ, बदायूं, गाजियाबाद, मेरठ, बदायूं, गाजियाबाद, मेरठ, दक्षिणी सहारनपुर इत्यादि, ठीक है, एटसेट्रा, साउथ सहारनपुर एटसेट्रा। तो अगर यहाँ पे हम एवरेज एनुअल रेन की बात करें, एवरेज एनुअल रेन, ये AAR मैंने लिखा है, इसको समझ लीजिएगा, एवरेज एनुअल रेन, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा, तो ये आपको देखने को मिलती है 65 से 80 सेंटीमीटर। कितनी देखने को मिलती है? 60 से 85 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है औसत वार्षिक वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में। और इसके अलावा यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? हम देखेंगे एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में, यानी कि जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो क्या कितना रहता है, तो वो 12 से 14 रहता है। हम देखेंगे एवरेज टेम्परेचर कब? विंटर में, तो ये होता है 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान शीत ऋतु में आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ भी वही स्टेटमेंट है जो यहाँ था कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए जो आपका टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? वो घटता है, ठीक है, और बारिश जो होगी, बारिश क्या होगी? बारिश घटेगी। क्लियर है ये चीज? इसके बाद अगला हम देखते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र। कौन सा देखेंगे? बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंडियन हिली एरिया या प्लेटू एरिया। तो वहां पे आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो वहां पे आपका आएगा, देखिए सबसे पहले तो अभी मैंने नॉर्थ प्रयागराज यहां बताया था ना, उत्तरी प्रयागराज, तो इसमें आपका आता है दक्षिणी प्रयागराज। सबसे पहले आप क्या देखोगे? दक्षिणी प्रयागराज, ठीक है, दक्षिणी प्रयागराज। और इसके अलावा आप लिख लीजिए महोबा, बांदा, झांसी, ठीक है, महोबा, बांदा, झांसी, नोट कर लीजिएगा, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, ललितपुर, जालौन,
इटावा इत्यादि, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे एवरेज एनुअल रेन यानी कि औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेन आपको कितनी देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलेगी 80 से 100 सेंटीमीटर, 80 टू 100 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। और विंटर सीजन में अगर टेम्परेचर देखें, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर विंटर, तो वर्षा का अगर हम औसत तापमान देखने का कोशिश करें तो वो आपको देखने को मिलेगा 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको औसत तापमान शीत ऋतु में देखने को मिलता है। और समर में यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु में आपको यहाँ 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान देखने को मिलता है। 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको समर में इस एरिया में, जो बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे ही अभी रिसेंट 2-3 साल पहले बांदा में, हाँ 2019 में आपको 10 जून को, 2019 में 10 जून को आपको टेम्परेचर देखने को मिला था वो था 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 49.2 तापमान आपका देखा गया बांदा में 10 जून 2019 में, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका जो ये पूरा यूपी जीके का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट था, जो आपका जलवायु वाला पार्ट था, और फिजिकल स्ट्रक्चर यानी भौतिक संरचना, ये खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, वो लोग भी इससे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।